आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ महीना मौज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। रोहिंग्या का बयान, भारत ने हमें कैदियों की तरह कश्ती पर रखा, फिर हमें समुद्र में फेंक दिया। यमन के अंसरुल्लाह के अल हूती का बयान, सयोनी मुजरिम हुकूमत फिलिस्तीनी कौम की तबाही पर तुली हुई है। हमास तहरीक का बयान आया सामने, कहा इजराइल गजा में तमाम फिलिस्तीनियों के खात्मे की तैयारी में है। ईरान का जौहरी हथियार कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा, इजरायली वजीर ने फिर दिया बड़ा बयान। ईरान पाकिस्तान से 23 लाख अफगान रिफ्यूजीज की वापसी, UNHCR ने जताई फिक्र, पाकिस्तान से की रहम की दरख्वास्त। अमरीका इजराइल का ख्वाब हुआ पूरा, 2026 में लेबनान से हट जाएगी UNIFI फौज। नूरुल अमीन ने अपने भाई से 9 मई को आखिरी बार बात की थी। कॉल मुख्तसर थी लेकिन खबर दिल दहला देने वाली थी। उन्हें मालूम हुआ कि उनके भाई खैरुल और 4 दूसरे रिश्तेदार 39 रोहिंग्या पनाहगुजीनों में शामिल थे, जिन्हें भारतीय सरकार ने म्यांमार वापस भेज दिया, वही देश जिससे वो सालों पहले डर के मारे भागे थे। म्यांमार एक सीरियस घरेलू जंग के बीच है, जिसमें 2021 के बगावत के बाद इक़्तिदार पर काबिज फौजी जनरल और नस्ली मिलिशिया और मज़हमती फोर्सेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं उस पीड़ा को समझ नहीं पा रहा हूँ जो मेरे वालिदैन और दूसरे कैदियों जिन्हें ले जाया गया वो सह रहे हैं। 24 साल अमीन ने दिल्ली में BBC को बताया, 3 महीने बाद जब वो दिल्ली से निकाले गए, ज्यादातर लोग BHA के साथ रह रहे हैं, जो मुल्क के दक्षिण पश्चिम में फौज के खिलाफ लड़ रही है। हम म्यांमार में महफूज महसूस नहीं करते, ये जगह पूरी तरह जंगी खित्ता है। BBC ने पनाहगुजीनों के बयान, दिल्ली में रिश्तेदारों की जानकारी और इल्जामात की जांच करने वाले माहिरीन के बयान इकट्ठा करके ये पता लगाने की कोशिश की है कि उनके साथ क्या हुआ। BBC ने बताया कि हमें मालूम हुआ है कि उन्हें दिल्ली से खाड़ी बंगाल के एक द्वीप पर पहुंचाया गया और एक नौसैनिक जहाज पर रखा गया और उन्हें लाइफ जैकेट पहनाकर अंडमान सागर में डाल दिया गया। फिर वो तट तक पहुंचे और अब म्यांमार में एक अनजाने मुस्तकबिल का सामना कर रहे हैं, जहां ज्यादातर मुस्लिम रोहिंग्या बिरादरी ने पिछले सालों में मजालिम से बचने के लिए भागकर पनाह ली थी। उनका कहना है कि उन्होंने हमारे हाथ बांधे, हमारे चेहरे ढक दिए और हमें कैदियों की तरह कश्ती पर ले गए, फिर हमें समुद्र में फेंक दिया। उनमें से एक शख्स ने जमीन पर पहुंचते ही अपने भाई को फोन पर बताया, क्या कोई इंसान इस तरह समुद्र में इंसानों को फेंक सकता है? दिल्ली से म्यांमार तक पनाहगुजीनों के सफर का नक्शा, अंडमान द्वीपों के बीच से म्यांमार में इंसानी हुकूक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खास रिपोर्टर थॉमस एंड्रूज कहते हैं कि इन इल्जामात को साबित करने के लिए जरूरी सबूत मौजूद हैं, जिन्हें उन्होंने जिनेवा में भारत के हेड ऑफिस मिशन को पेश किया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। बता दें कि भारत में रोहिंग्या पनाहगुजीनों की बड़ी तादाद मौजूद है। हालांकि सबसे ज्यादा तादाद बांग्लादेश में है, जहां 1 मिलियन से ज्यादा रोहिंग्या रहते हैं। ज्यादातर म्यांमार से 2017 की खूनी फौजी कार्यवाही के बाद भागे और कुछ यहां पीढ़ियों से बसे हैं, क्योंकि म्यांमार में रोहिंग्या को शहरी के तौर में तस्लीम नहीं किया जाता है। यमन की अंसरुल्लाह मज़हमती तहरीक के सरदार अब्दुल मलिक अल हूती ने यमनी राजधानी सना में एक टेलीविजन से खिताब करते हुए कहा कि यमन की सयोनी सरकार लगातार और जानबूझकर हर गैर इंसानी फौजी और गैर फौजी तरीके से, जैसे भूख और घेराबंदी इस्तेमाल कर रही है, ताकि गजा पट्टी में मासूम और निहत्ते शहरियों को खत्म किया जा सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जारी इजरायली मजालिम इस सरकार की बर्बरियत के नजरिए की अक्कासी करते हैं। अब्दुल मालिक अल हूती ने टेलीविजन खिताब में जोर देकर कहा कि सयोनी दुश्मन जानबूझकर और खुले आम फिलिस्तीनी कौम को तबाह करने की कोशिशें कर रहा है। हूती ने काबिज तेल अबीब सरकार को बेरहम और मुजरिम करार देते हुए कहा, आलमी बिरादरी बगावत, जुर्म, नस्लों की तबाही और मासूमों के खून के बहाने की सबसे वाज़ेह मिसालें देख रही है। अंसरुल्लाह के सरदार ने कहा कि सयोनी दुश्मन का बुनियादी हदफ आम शहरी हैं, जिन पर इंतहाई वहशियाना हमले किए जा रहे हैं। ये दरअसल सरकार की दिवालियापन और इंसानी इक़दार से पूरी बेपरवाही की निशानी है। उन्होंने कहा कि तेल अबीब सरकार किसी तरह की झिझक के बिना जुर्म कर रही है और सभी उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रही है। सयोनी दुश्मन गजा और पूरे इलाकों में जो कुछ कर रहे हैं वो किसी आम तनाज़े की तरह नहीं है। सरकार के कदम इंसानी हुकूक, इंसानियत और जिंदगी के हक की खुली खिलाफ वर्जी है। ये इक़दाम इंतहाई बेरहम और मुजरिमाना तरीके से किए जा रहे हैं। अंसरुल्लाह के नेता ने आगे कहा कि इजरायली कदम हर जारहत की बुनियाद है और अरब और मुस्लिम मुल्कों में उनके
सामने सर झुकाना एक बहुत बड़ी तबाही और जिम्मेदारियों में गहरी बेईमानी है। हमास ने कहा है कि इजरायली वजीर बेजलल के बयान दरअसल गजा में इजरायली जराइम को उस वक्त तक जारी रखने की खुली अपील है जब तक तमाम फिलिस्तीनी अवाम को खत्म या बेदखल न कर दिया जाए। फिलिस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास ने इजरायली इंतहा पसंद वजीर के ताज़ा तरीन बयानों की सख्त मजम्मत की है, जिन्होंने गजा की पट्टी में पानी, बिजली और खुराक की फराहमी बंद करने का मुतालबा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बेजलेल स्टॉर्मरिच ने कहा है कि जबरी बेदखली ही गजा के तनाज़े के निफास का हल है। उनका मजीद कहना था कि इजरायली फौज को चाहिए कि गजा शहर और वस्ती पनाहगुज़ीन कैंपों को जंगी इलाके करार दे दे और सिर्फ हमास के जंगजुओं को अंदर रहने दे ताकि वो भूख और प्यास से मर जाएं, जैसा कि रोजनामा इजराइल हायोम ने रिपोर्ट किया है। जवाब में हमास ने कहा है कि स्टॉर्मरिच के बयानात इजरायली जराइम को जारी रखने की एक खुली अपील है ताकि तमाम फिलिस्तीनी अवाम का या तो खात्मा कर दिया जाए या उन्हें जिला वतन कर दिया जाए। तहरीक ने मजीद कहा है कि वजीर के रिमार्क्स इस बात का भी सबूत हैं कि ये यहूदी हुकूमत मासूम शहरियों के खिलाफ भूख और मुहासरे को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है, जो कि कानून के तहत एक जंगी जुर्म है। हमास ने जोर दिया है कि स्टॉर्मरिच ने जो कुछ कहा है वो कोई तन्हा इंतहा पसंदाना राय नहीं है, बल्कि इजरायली हुकूमत की बाज़ाब्ता पॉलिसी है जो तकरीबन 23 माह से गजा में नाफिजुल अमल है। तहरीक ने कहा है कि ये बयानात इजराइल की असल हकीकत को दुनिया के सामने बेनकाब करते हैं और इस बात की तस्दीक करते हैं कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो दरअसल नस्ल कुशी और इज्तिमाई बेदखली का मंसूबा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने 15 में से 14 अरकान, जिनमें 4 मुस्तकिल रुकन रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं, और दूसरे 10 गैर मुस्तकिल अरकान ने इजरायली हुकूमत पर जोर दिया है कि वो गजा की पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपनी नस्ल कुशी जंग खत्म करें। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव अपनी इंतहा पर है। इस दौरान इजराइल ने दावा किया है कि ईरान अब भी अपना जौहरी हथियार बनाने में मशगूल है। इजरायली वजीर खारजा गिदोन सार ने आज एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जून में अमेरिका और इजराइल की मुश्तरका कार्रवाई के बावजूद ईरान ने अपनी जौहरी मकासद को छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया है। वजीर ने वाज़े किया है कि ईरान की पॉलिसियां अब भी आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बनी हुई हैं। गिदोन सार ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के 3 अहम ममालिक फ्रांस, जर्मनी और इटली ने जिस तरह से ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां बहाल करने की तरफ इशारा किया है वो एक ज़रूरी अमल है। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक सिफारती कदम नहीं बल्कि तेहरान की जौहरी मनसूबा बंदी को रोकने की आलमी हिकमत अमली का अहम हिस्सा है। वजीर खारजा ने कहा ईरान ने अब तक अपनी नीयत नहीं बदली है। ये साफ है कि उनका मकसद एक जौहरी हथियार तामीर करना है। ऐसे हालात में आलमी बिरादरी के पास सख्त कदम उठाने के सिवा कोई और चारा नहीं बचता। उन्होंने खबरदार किया कि अगर वक्त रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ईरान के बढ़ते हुए जौहरी प्रोग्राम को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। गौरतलब है कि जून में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए कई अहम ऑपरेशन अंजाम दिए थे। हालांकि आलमी रिपोर्ट्स और मुखबिर एजेंसियों के मालूमात के मुताबिक तेहरान ने टेक्निकली अपनी सरगर्मियों को जारी रखा हुआ है। माहिरीन का मानना है कि ईरान का मौजूदा रवैया न सिर्फ मगरबी ममालिक बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए एक संगीन चैलेंज है। वहीं अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सेक्शन बहाल करने की तजवीज आती है तो रूस और चीन जैसे ममालिक का किरदार फैसला कुन साबित होगा। अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू होने के बाद अफगान शहरी बेहतरीन जिंदगी की तलाश में ईरान और पाकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हुए थे, लेकिन तालिबान की वापसी के बाद अब अफगान शहरियों को जबरन वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। मुत्तहिदा कौमों के UNHCR कमिश्नर के मुताबिक साल 2025 में अब तक ईरान और पाकिस्तान से 23 लाख से ज्यादा अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेजा जा चुका है। UNHCR ने चेतावनी दी है कि वापसी करने वाले इन रिफ्यूजीज को संगीन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए फौरन आलमी ताउन जरूरी है। UNHCR ने जुमेरात को कहा है कि अफगान रिफ्यूजी एक ऐसे मुल्क लौट रहे हैं जो उन्हें संभालने के लिए
तैयार नहीं है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, दुनिया अब अफगानों से नजर नहीं फेर सकती। इंसानी हुकूक की तंजीमें भी ये तनकीद कर रही हैं कि जबरन वापसी करने वाले अफगान रिफ्यूजी शदीद गुर्बत, बेरोजगारी रहने की वजह से कमी और तालीम व ज़ाती आज़ादी, खासकर औरतों और लड़कियों पर सख्त पाबंदियों जैसी परेशानियों से दो चार होंगे। मुत्तहिदा कौमों के माहिरीन ने कहा है कि रिफ्यूजीज को ऐसे मुल्क में भेजा जा रहा है जिसके हुक्मरानों पर इंसानी हुकूक की मुस्तकिल खिलाफ वर्जियों के इल्जामात हैं। इसी दौरान पाकिस्तान ने 1 सितंबर तक उन 10 लाख से ज्यादा अफगानों को मुल्क छोड़ने की आखिरी तारीख तय कर दी है, जिनकी अस्थायी रिहायशी इजाजत खत्म हो चुकी है। UNHCR पहले भी पाकिस्तान से अपील कर चुका है कि वो नाजुक और मुतासिर रिफ्यूजीज को देश से ना निकालें। एजेंसी ने कहा है कि खवातीन, लड़कियों और बीमार लोगों की जबरन वापसी उनके बुनियादी हुकूक की सरेआम खिलाफ वर्जी होगी। एजेंसी ने पाकिस्तान से ये भी दरख्वास्त की है कि तलबा और वो लोग जिन्हें तिब्बी देखभाल की जरूरत है उन्हें बहर निकाली से इस्तिस्ना दी जाए। साथ ही एजेंसी ने पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से दी गई 1 महीने की मोहलत का खैर मकदम किया है। UNSC ने एक बड़ा तारीखी फैसला किया है। 28 अगस्त को हुए वोटिंग में ये तय हुआ है कि जनूबी लेबनान में तैनात यूनाइटेड नेशन की अमन फौज का मिशन सन 2026 के आखिर तक खत्म कर दिया जाएगा। तकरीबन 50 सालों से जारी इस अमन मिशन को अब धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। इससे अमेरिका और इजराइल सालों पुराना अपना सपना पूरा कर लेंगे। UNIFIL की बुनियाद सन 1978 में रखी गई थी। इसका मकसद जनूबी लेबनान से इजरायली फौज की वापसी की निगरानी करना था। उस वक्त इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। फिर 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 1 महीने तक जंग चली। उस वक्त इस मिशन की जिम्मेदारी और बढ़ा दी गई। अब इसका काम सिर्फ निगरानी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि जंग बंदी को कायम रखना और सिक्योरिटी इंतजामात को मजबूत करना भी इसमें शामिल हो गया। अमेरिका और उसका करीबी साथी इजराइल लंबे वक्त से इस मिशन को खत्म करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि ये अमन फौज सिर्फ पैसों की बर्बादी है और इससे कोई दायमी हल नहीं निकल रहा। अमेरिकी हुक्काम का मानना है कि जब तक ये मिशन जारी रहेगा, हिजबुल्लाह का असर पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकेगा। इसलिए सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी लेबनानी फौज को देनी चाहिए। मौजूदा वक्त में UNIFIL में तकरीबन 10,800 सिपाही और दीगर सिविल स्टाफ तैनात है। मंजूर शुदा प्रस्ताव के तहत इनकी वापसी का अमल फौरन शुरू किया जाएगा और लेबनान हुकूमत से बात करके ये पूरा अमल 1 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि इस फैसले के बाद सिर्फ लेबनान हुकूमत ही जनूबी लेबनान में सिक्योरिटी की जिम्मेदार होगी। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि इजराइल और लेबनान के दरमियान जो सरहदी लाइन है उसे ब्लू लाइन कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इस प्रस्ताव में इजराइल ने भी कहा है कि वो ब्लू लाइन के शुमाल में मौजूद अपने फौजियों को वापस बुला ले। चाहे अमेरिका और इजराइल इस फैसले पर जोर दे रहे थे, लेकिन यूरोप के कुछ अहम मुल्क जैसे फ्रांस और इटली इस फैसले से मुतमईन नहीं है। उनका कहना है कि लेबनानी फौज अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है कि वो सरहद की हिफाजत अकेले कर सके। अगर UNIFIL को वक्त से पहले हटा दिया गया तो सिक्योरिटी का एक खला पैदा हो जाएगा, जिसका फायदा और ताकतें उठा सकती हैं। हालांकि ये तय हो चुका है कि 2026 के आखिर तक मिशन खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अगले 1 साल तक UNIFIL कुछ महदूद जिम्मेदारियां निभाता रहेगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की अहम तरीन खबरों को मजीद जानने के लिए हमारे YouTube चैनल तहजीब TV ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।